सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे कतर की मेज़बानी और तुर्किया की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात और उससे जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है उस हवाले से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फौरी बंद करने और एक दूसरे की सरजमीन के एहतराम पर इत्तफाक हुआ है। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स को रोकेंगे, जबकि हफ्ते को इस्तंबुल में मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि आइंदा इजलास में काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम पर पेशरफ्त मुतवक्की है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से खैर मकदम भी किया जा रहा है, जिनमें सऊदी अरब की जानिब से भी इसको खैर मकदम किया गया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि चमन सेक्टर में अमन बरकरार है, लेकिन तजारत ताहाल मुअत्तल है, जिससे हम देख रहे हैं माल बरदार ट्रक फंस कर रह गए हैं। अब ये जो मुआहिदा है ये किस हद तक पायदार साबित हो सकेगा, और बहुत सारे जो सवाल इस हवाले से मौजूद हैं उन पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, एक तो हम सीज़ फायर तो देख रहे हैं जिसका खैर मकदम भी किया जा रहा है, अब लेकिन इस मीटिंग में जो दो चीज़ें जो थोड़ी सी खटक भी रही थी वो ये कि एक तो तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा गया कि वो वेरीफाइड डिटेल्स ऑफ TTP हाइड आउट्स ये फराहम करें, और दूसरा ये कि वो उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट ना करे कि तालिबान जो हैं वो कम्प्लीटली TTP के जो ऑपरेशंस हैं उनको हॉल्ट या रोक सकेंगे मुकम्मल तौर पर, तो ये अनरियलिस्टिक होगा। अभी जो एक पॉलिटिकल और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल लिमिटेशन बीच में आ गई है, तो इससे आप सीज़ फायर किस हद तक देख रहे हैं कि ये पायदार साबित हो पाएगी? देखिए आमना, अभी आपने देखा कि अभी तो डिटेल्स आ रही हैं इस मायदे की, और 25 तारीख को इस्तंबुल में जो दूसरी मीटिंग होनी है वहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वही कहा जाता है ना, डबल लाइज इन डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें अभी चाहिए। देखिए दो बड़ी अहम बातें हैं, और मैं ज़्यादा मेरा ख्याल है ख़बर पे फोकस करता हूँ जो इसमें ख़बर है। पहली तो बात है जिसका भी आपने जिक्र किया कि जी वो कह रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ हम ज़िबुल्लाह मुजाहिद भी कह रहे हैं कि जी मुश्किल होगा रोकना, लेकिन हम रोकेंगे। ये देखें, ये डायरेक्ट कंट्रडिक्शन है। जो मुत्तकी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं वो जहाँ के उन्होंने जो बात की थी दिल्ली में, और उन्होंने कहा था कि जी हमारे सॉइल पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, पाकिस्तान का अंदरूनी मसला इसको हल करें, तो ये चीज़ें वहाँ पे उनको बताई गई हैं। देखिए आमना, मेरी इत्तला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे दिफा के मिनिस्टर हैं, वहाँ से आपने देखा मुल्ला याकूब जो वज़ीर दिफा हैं, और जो आपने देखा मुल्ला उमर जिन्होंने TTA बनाई थी उनके सरबराह हैं वो थे, जिन्होंने वो उनके बेटे हैं ये वहाँ पे बड़ा मुश्किल वक्त इन्होंने देखा, और यही बातें हुई हैं। कहा जो इतलात हैं कि बड़े वाज़े तौर पे बड़े प्रूफ दिखाए गए वहाँ पे तुर्की और कतर की लीडरशिप को, उनके जो बाकी लोग इनमें काम कर रहे थे जिन्होंने इससे पहले भी स्पेड वर्क किया था इस मायदे से मुलाकात से पहले। एक तो यह है कि जो कंट्रडिक्शन बड़ी वाज़े तौर पे सामने आई है, यही जो है ना आगे चल के इनके लिए मुसीबत बनेगी। देखें ना, पाकिस्तान ने एक बात कह दी हमना कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। सीधी सी बात है कि हर दफ़ा आप कहेंगे जी चले अगली दफ़ा कर लेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व, आप अपना मसला हल करें। अब क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गई है, और इसमें देखो मेरी इत्तला आमना कि जिस तरीके से एक जॉइंट एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें टर्की के इंटेलिजेंस चीफ जो है ना वो इसको लीड करेंगे, और वो जगह जगह उनको बताया जाएगा कि किस वक्त क्या हुआ है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया कि जी हम डायरेक्ट ज़िम्मेदार ठहराएंगे अफगान हुकूमत को अगर अब दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, उनका सॉइल इस्तेमाल होता है। यहाँ तक तो मामला अपना ठीक चल रहा है, और आगे चल के जो दो बातें बड़ी और इम्पॉर्टेंट हैं जो इसी पराये में होने जा रही हैं। एक तो यह है कि जी अब नया मैकेनिज़्म बनेगा, उसमें चीज़ें तय होंगी, और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो हमने देखा है कि दो मुसलमान ममालिक ने उठा लिया है, वो इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे पीस कैसे होना है। देखें इसका जो फौरी रिएक्शन है ना हमना, वो यह कि हिंदुस्तान को बेतहाशा तकलीफ़ हुई है। वो जो अभी आपने देखें वो जो सारा रोड मैप अजीत डोवल ने बना के दिया था मायदे का, जो उनके साथ वतीकी के साथ हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की बात है, और वहाँ पे जो कहा जा रहा था जी हम एम्बुलेंसेज देंगे। अब यहाँ पे ये भी तलात है कि किसी को नहीं पता एम्बुलेंसेज में कितना असला दिया गया, क्या नहीं दिया गया। देखिए हमना अब सूरत हाल जिस तेज़ी की तरफ जा रही है, उनके साथ जो मायदा उस पर बात कर लेते हैं। जो मायदा हुआ उनके साथ, उसमें कहा गया है कि जी ये जो पानी पाकिस्तान का रोक के आपने जो डैम बनाए हैं सुतलेज, रावी, चनाब के ऊपर, इसी तरह का पैटर्न उनको बताया गया, और वो कहते हैं जी हम करेंगे कि दरियाए काबल और छोटे दरियाओं पे हम 3 डैम बनाएंगे।
जिसके लिए $3 बिलियन जो है ना वो हिंदुस्तान ने कहा आपको देंगे। और वही होगा कि जब जब हिंदुस्तान जैसे पानी छोड़ता है, पानी छोड़ दिया जाएगा, जब रोकना रोक दिया जाएगा दरियाए काबुल का, ये उनको कहा गया। इन रिटर्न ये जो है ना वो उन्होंने अंडरटेकिंग लिया है डिफेंस मिनिस्टर से, उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब से, कि जी हम आपके जो 12 डिवीज़न हैं, 12 आपके जो सूबे हैं, उनमें अपने 24 जो है ना नए और पुराने मिला के कौंसलेट खोलेंगे और वहाँ बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाएगी और वो इस्तेमाल किया जाएगा। BLA ब्रिगेड और मजीद ब्रिगेड, BLA और मजीद ब्रिगेड और TTP जो काम कर रहे हैं उनकी सहूलतकारी के लिए। अभी इसके बाद सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बदली है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं कि जी इस सारे पराए में हिंदुस्तान जो है ना वो उसका क्या रोल होगा। और इसमें जो इनको बताया जा रहा है अफ़गान तालिबान को कि भाई अगर आपका ये रवैया रहा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके साथ किसी तरह भी हम साथ मिल के चल पाएंगे और ये आपको अपना रवैया जो है ना हर सूरत में बदलना पड़ेगा। अब देखें हम ना जो अब जिस अंदाज से बातचीत का दरवाज़ा खुला है, इससे उम्मीद तो की जा सकती, लेकिन बहुत स्केप्टिसिज्म का भी मुजाहरा किया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है ये सीज़ फायर जो है ना ये शायद ये नहीं होल्ड कर सकेंगे, और क्योंकि इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जिस तरह चल रही है वो अपना ना वो नहीं चल पाएगी। आखिरी बात हमने इसमें यह है कि पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड जिसका हजम $3 बिलियन से $7 बिलियन का हो गया है, ये सारा सामान आधे से ज़्यादा वापस पाकिस्तान आता है स्मगल होके, ये आपको रोकना पड़ेगा। ये हमारे लिए मुश्किल है। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर बताया है कि आप कोई मॉडल दुनिया का चूज़ कर लें कि ईरान के साथ आपके तल्लुकात, तुर्कमेनिस्तान के साथ या दुनिया का कोई मॉडल लैंड डाउन कंट्री जो है ना उसके साथ क्या सहूलत होती है, क्या तल्लुकात होते हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को चलाया जाएगा। तो आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि हमने जो रेजिलियंस दिखाई है, डिप्लोमेसी दिखाई है, जो एक जवाब कड़ा दिया है इनको, उसके बाद से इस तक थोड़ा टीम हुए हैं और चाहते हैं कि चीजें ठीक हो। अब देखना ये कि अब आगे जाके होते हैं नहीं, अक्टूबर के बाद सूरत हाल की तरफ जाती है। शाह साहब, एक तो पेंशन के क्या मामला है, अभी तक वो हम क्यों देख रहे हैं कि वो सस्पेंड हुई है। दूसरा ये कि अभी जो सीज फायर हुई है उसको लेकर रिस्क तो हैं, लेकिन अगर तालिबान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो इस बार आप समझते हैं कि अब ये चीज़, पहले तो इसमें चाइना के साथ थोड़ी बहुत इंगेजमेंट थी, पाकिस्तान की इंगेजमेंट थी डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अब चूँकि कतर और तुर्किया भी इसमें बीच में आ गया और ऑब्वियसली बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होगी, तो पाकिस्तान अगर ये तालिबान अपनी कमिटमेंट से स्टिक नहीं करते, क्या कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने पड़ेंगे? पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री ऑप्शंस तो मौजूद हैं ही। हमने मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि इस माहदे के होने से पहले जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की थी मुल्ला याकूब ने कि आप फ़ौरन जंगबंदी करें, तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब उठ के वो मीटिंग छोड़ के जा रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। तो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से जो है वो अफगान डेलीगेशन को डील किया, सबसे इंटरनल जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो अफगानिस्तान के अंदर है। और अफगान तालिबान का आपस में जो सीरियस रिफ्ट है, सिर्फ ये 4-5 जो कंधार तालिबान के लीडर्स हैं, ये दे आर कॉलिंग द शॉट्स। और सिराजुद्दीन हक्कानी ने इन्हें इस होना ये चाहिए था कि वज़ीर दाखिला जाके ये मीटिंग करते, लेकिन क्योंकि जो अफगान अमीर हैं हिब्बतुल्लाह अखुंद, उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है सिराजुद्दीन हक्कानी पे, और इसी वजह से उन्होंने मुल्ला याकूब को भेजा। लेकिन सबसे अहम मैसेज जो अंदरूनी तौर पर दिया गया वो ये है कि तालिबान इस जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो बिल्कुल सीज़ फायर के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी किस्म का हमला जो कि TTP के क्लेम की शक्ल में होगा या हाफिज़ गुल बहादुर के ग्रुप की जानिब से जिसकी दावेदारी की जाएगी, पाकिस्तान मजाज होगा कि वो उन जो हाइड आउट्स हैं उनको स्ट्राइक करेगा। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो बात हम मनवाना चाहते थे वो हमने मनवा दी है, और अफगान तालिबान TTP की सपोर्ट से अलग हैं। जो इनसाइड बड़ी खबर है वो यही है कि TTP के तमाम जो टॉप लीडरशिप है उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि आपने बॉर्डर के जो इलाके हैं उससे मूव करना है गजनी की तरफ। और मेरे ख्याल में उसके लिए जो पहले भी एक फार्मूला तय किया था कि $10 बिलियन वो मांग रहे थे, शायद कतर और तुर्की इसमें फाइनेंसिंग करेंगे, लेकिन एक शर्त इसमें ज़रूर पाकिस्तान ने रखी है, वो यही है कि जब जब हमला होगा पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाकों में या कबायली इलाकों में या बलूचिस्तान में, तो ये तमाम टेरर कैंप्स या ये जो मूवमेंट है वो उनके कंट्रोल में है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये स्ट्राइक्स की जाएंगी जैसे कि पख्तीगा में किया। पख्तीगा में देखें जो स्ट्राइक हुई थी हाफिज़ गुल बहादुर के ठिकाने के ऊपर, हादी जो गांव था उसमें कम से कम 9 के करीब टॉप जो कमांडर्स थे, ऑपरेशनल कमांडर्स, वो जो है हाफिज़ गुल बहादुर के मारे गए।
अब इसके बाद आपने ट्रेड की बात की। देखिए ट्रेड एक ऐसा मामला है जो कि बाद में देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात हुई है। एक है कि दरअंदाजी ना हो और TTP, BLA, IS के जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, या फिर अफगान हुकूमत इस बात पे अब राजी है कि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता भी है, स्पेसिफिकली प्रिसाइज स्ट्राइक, तो वहाँ से कंडेमनेशन नहीं होगी। पक्तिया वाली स्ट्राइक हमारे सामने है, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई कंडेमनेशन नहीं आई। फिर दूसरा देखें जो कंफर्मेशन है कि तालिबान ने क्या बात मानी, एग्रीमेंट के मामला तो बाद में आएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की आप ट्वीट देखें, उन्होंने कैटेगोरिकली एडमिट किया है कि अफगान हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं करेगी उन ग्रुपों को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को कामयाबी क्या हुई कि उन्होंने साबित किया कि TTP यहाँ मौजूद है, BLA यहाँ मौजूद है, IS के यहाँ मौजूद है। ये उन्होंने ये भी कह दिया कंप्लीटली TTP ऑपरेशंस को वो रोक नहीं पाएंगे। देखिए उन्होंने कभी भी नहीं कहा, कहीं भी ऐसी बात नहीं नजर आई। आप देख लें, मेरे ख्याल में शायद ये सोशल मीडिया के एडवेंचर्स हैं और हमारे यहाँ जो शायद वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। आप जाके देखें तालिबान की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। बहरहाल ये डॉन न्यूज की खबर मैं यहाँ पे कोट कर रही थी। जी जी हाँ जी बिल्कुल, डॉन की खबर पर करके वो अननेम्ड सोर्सेज है, जाहिर बात है उसके अंदर कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं है। अब देखिए उसके बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन था, उसके बाद तो अब आप कह रहे हैं कि ड्यूरल लाइन की बात भी हमने नहीं की, फलां की बात भी हमने नहीं की। देखिए वो तो स्पेस सेविंग अपनी जगह पे, लेकिन अंदरूनी तौर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक तालिबान, अफगान तालिबान को हुआ है, क्योंकि इस वक्त TTP हो या दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हों, वो इतने पावरफुल ज़रूर हैं कि वो उनकी जो है हुकूमत को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम ये है कि जो हमारे खिलाफ काम करने वाले ग्रुप्स हैं उनको जो है वो किस तरीके से लगाम पड़ेगी। बाकी देखिए ट्रेड ये है कि आपके यहाँ बेशक तमाम बॉर्डर बंद हैं और कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही। एक बड़ा जो मसला आ रहा है, बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि इस वक्त जैसे ही ये मामला तय होंगे हफ्ते के दिन, तो अफगान रेफ्यूजीज की वापसी शुरू होगी। और आपने देखा चमन बॉर्डर के साथ उन्होंने बाकायदा स्पीड मुल्तक का बॉर्डर खोल दिया अफगान रेफ्यूजीज की वापसी के लिए। KP के अंदर तमाम कंटोनमेंट्स जो थे उनके अंदर डेटा इकट्ठा करके इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवा दिया गया और एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। आप देखें जो नए चीफ मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बड़े खदशात का इजहार था कि वो शायद ये करेंगे तो वो करें, तो उन्होंने ओपनली कह दिया है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट भिजवाना चाहती है अफगान रेफ्यूजीज को, हम उन्हें इज्जत से भिजवाएंगे। 5 नए कैंप बंद कर दिए गए हैं, 3 सवाबी में, 2 हरीपुर में और 2 जो है वो इस वक्त नौशहरा के अंदर। ये तमाम कैंप वाइंड अप कर दिए गए और इसके तमाम लोगों को जो है वो वापस भिजवाना शुरू कर दिया है। आखिरी चीज़ जो मेरे ख्याल में अफगान गवर्नमेंट के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, वो होगी इन रेफ्यूजीज़ का वापस जाना, क्योंकि ये भी इत्तलात है कि UN के साथ कोई ऐसी मीटिंग हो रही है कि बॉर्डर के करीब इनके लिए कोई एक टेम्परेरी जो है ना वो एक कमिंगा कायम की जाएगी जहाँ से फिर ये आगे मूव करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली शायद एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है अफगानिस्तान को भी, और जो जोम था या जिस किस्म के वो एक सोशल मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी इंडियन अकाउंट्स की वजह से, वो भी बड़ी हद तक सबसाइड हुआ है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि इस वक्त अफगान तालिबान पाकिस्तान को रेजिस्ट नहीं कर सकते। और ये ऐलान बाकायदा बहुत सारे तालिबान ग्रुप्स ने बशमूल सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी किया है, गुलबदीन इकमतियार ने भी किया है, और नॉर्दर्न अलायंस के जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी बड़ा वाजे कर दिया कि अगर अफगान तालिबान मजीद लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ तो फिर हम अंदर से उठ के इनके खिलाफ बगावत करेंगे। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और है जी, एक चीज़ और है, हमने अगर ऐड कर दूँ, एक चीज़ और है। देखें वहाँ पे जो बात हुई है कतर में, वहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने उनको बता दिया है कि ये जो अफ़गानियों का कहना है कि जी मुहाजिरीन को ना भेजा जाए और हमारा आना जाना 100 साल से लगा, इसको बिजनेस एज यूजुअल समझा जाए, वहाँ पे कह दिया है कि जी 1 डॉक्यूमेंट रिजीम जो है ना ये इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल कास्ट। इसमें हमने किसी सूरत में भी हमने यानी जिसको कहते हैं लीनेंसी दिखाने के लिए जब मुंह उठाए जो आए उसको हमको आने दे, एक। और दूसरा ये तय हो गया, ये 2020 2010 और 2011 में पॉलिसी बनना शुरू हुई थी कि तमाम अफ़गानियों को यहाँ से वापस लेके जाना है। आखिरी बात आमना ये है, खबर के मुताबिक एक और चीज़ भी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बफर जोन बनाने की भी बात हुई है कि वहाँ बैठ के कुछ दोनों मालिक कतर और तुर्किया और आके बैठा करें और जब ज़रूरत पड़ा करे पाकिस्तान इनको बुलाया जाए। तो बहुत से हवालों से कहा जाता है कि बड़ा जिस किया, उन्होंने नहीं मान रहे थे, लेकिन जिनको सारी बातें जिस अंदाज से मनवाई गई हैं,
अनलेस के ये बिल्कुल अपने एग्रीमेंट से भाग जाएं और ये 25 तारीख को फिर स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाए, मेरा ख्याल है अब अफगानियों के लिए एक मुश्किलात होंगी। और ये अब पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया कि जब हम आपको अपना ब्रदर मुल्क भी नहीं समझते, हम तो आपको आज से हमसाया मुल्क कहा करेंगे। तो मेरा ख्याल है जो ज़ाहिर साहब कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वजन इन बातों में, इनके लिए मुश्किलात होंगे। अब ये जीरो टॉलरेंस का जो फैसला किया है कि ये कंटिन्यू करेगा। बढ़ूंगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस और स्टोरी उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जहां हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर तफसीली बहस की गई है। इजलास में फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट के रवैये पर अरकान फट पड़े और नून लीग के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने का मुतालबा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की डिटेल्स भी शेयर की हैं कि पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई है। सदर जरदारी ने हुकूमत को 1 माह की मोहलत देने की तजवीज़ दी है, जिसकी CEC ने मंजूरी दी है, ताहम कई अरकान ने इसकी मुखालफत भी की है। अब हम देख रहे हैं कि जो तकरीबन 2 साल से शुरू थे वो 1 माह में कैसे दूर होंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि 1 माह की मोहलत देते हैं, लेकिन देखते हैं उसके बाद क्या मामला बनते हैं। एहतशाम साहब, ये क्या वाकई संजीदा किस्म की चीज़ें बन रही हैं? हम देख सकते हैं कि इस जो कोलिशन है इसको कोई ख़तरा है, या ये वही जो हम देख रहे हैं 2 साल से आहिस्ता आहिस्ता आंच पे पक रही थी खिचड़ी पक रही थी, तो ये अभी भी आहिस्ता आहिस्ता आंच पे पकती रहेगी? देखिए, हम ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन इख्तलाफ का बायस बनती हैं और फिर कहीं ना कहीं को रिलीफ पीपल्स पार्टी को मिल जाता है तो मसले ख़त्म हो जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब के साथ और इनके आपस में जो इख्तलाफात की बात हो रही थी, मरियम नवाज़ से माफ़ी मांगने की बात थी, मामला कुछ रुक गया, ये छोटी बातें हो गई रह गई। बल्कि इससे पहले में आपको याद होगा जिक्र किया गया था कि जो पीपल्स पार्टी के लिए डू आई डाई वाला मसला है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। उनकी रुबीना खालिद जो है उठते बैठते गिला करती हैं कि मेरा बोर्ड एग्जेक्टिव बोर्ड जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकम्मल नहीं है, मैं अपने फ़ैसले नहीं कर सकती। सेक्रेटरी जो है ना वो जो है ना उनके साथ ताउन नहीं कर रहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। लेकिन अब मेरी इत्तला अब ना जो 2 बड़ी बातें आई हैं ना, वो जिसको कहते हैं बड़ा एक क्राइसिस, नया पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा कर सकती हैं। वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, जिस तरह उनको कहा जा रहा था कि जी ये आप जो रिव्यू करेंगे पानी के मसले पे, और दूसरा ये कि जो NFC अवार्ड और ये 18वीं तरमीम किस तरीके से इसको रिव्यू करके, तो हमने जो 1 गो में 2010 में आपको 10% ज़्यादा शेयर दे दिया गया था, आज 60% शेयर जो है ना सूबों के पास है, 40% मरकज़ के पास है। तो मरकज़ इसको चाहता है कि जी 18वीं तरमीम को तब्दील किया जाए, इसमें अमेंडमेंट की जाए और MC अवार्ड के तहत जो है ना वो जो गवर्नमेंट का शेयर है, मरकज़ का शेयर है, उसको बढ़ाया जाए। इस पर जो है ना वो आमना 2 ग्रुप बने हुए हैं। अपना बिलावल भुट्टो का अपना ग्रुप है, जरदारी साहब का अपना ग्रुप है। मेरी इत्तला ये है कि फील्ड मार्शल साहब से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट साहब से, वहाँ पे भी कुछ बातें ऐसी हुई हैं। प्रेसिडेंट साहब ने ये बातें की हैं, कुछ जो पता चला है कि जी हमारे लिए ये पानी का मसला और ये दूसरा ये है कि NFC अवार्ड के तहत इख्तियारात लेने का मसला जो है ना, ये हमारी तो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें बातें जाएंगी। वो कहते हैं कि पहले ही नेशनलिस्ट पार्टियां जो है ना वो पानी के मसले पे, जो हम हुकूमत कहती है जी पंजाब और मरकज़ के नई झीलें बनाई जाएं और नया एक सिस्टम बनाया जाए, वो कहते हैं जी नहीं होने देंगे। दूसरा, इस अवार्ड को हम रिव्यू नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो हमारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही सिंध तक हम महदूद हो गए हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा। अब मसला ये है हमना कि अब 27वीं आर्मी तरमीम जो आनी है ना, वो अब नहीं आएगी उस वक्त तक जब कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय नहीं होते। लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाता, नंबर गेम में आप चली जाएँ तो वो सारा कुछ पीपल्स पार्टी के 74 वोट्स हैं, MNAs हैं, और सारा कुछ ये हटने के बाद हुकूमत सब कुछ मिलाए तो टोटल हुकूमत के पास नंबर बनते हैं 169 चाहिए, इन्हें है 159, 10 वोट की कमी है। नतीजतन हुकूमत ना 27वीं तरमीम ला सकती है, ना जो अमेंडमेंट करना चाहती है, रिव्यू करना चाहती है NFC अवार्ड को और तरमीम 18वीं तरमीम को, वो आना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से तो इख्तलाफात उनकी पार्टी के अंदर भी हैं, कुछ लोग ले दे करके तो कहते हैं कुछ ही हो सकती हैं। लेकिन अब मसला ये हो गया कि अब जरदारी साहब ने जो शहबाज साहब को बताया है, उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी जो है ना वो सब कुछ खो देगी। और वहाँ पर आपने देखा एक और एलिमेंट हो गया कि वो मुर्तज़ा भुट्टो मरहूम के साहबजादे वो जो हैं जुल्फ़िकार जूनियर, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं।
वो पहले तो नाच गाना किया करते थे, वो छोड़ दिया उन्होंने, आजकल बड़ा सीरियस काम कर रहे हैं और वो सिंध की कौम परस्त पार्टियों के साथ मिल गए। वो कहते हैं हमारी एग्जिस्टेंस सियासी तौर पे जो है ना खतरे में, हम ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हुकूमत का मानना यह है कि जी अगर हम ये दो बड़े फैसले नहीं करवाते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत और रियासत को चलाना। तो मेरा ख्याल है आमना इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं। अब पहले तो ले दे के कुछ चीज़ें ठीक हो जाती थी, अब किस तरीके ठीक होगी ये सवालिया निशान है। लेकिन कहा जाता है सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी का नाम है, कुछ भी हो सकता है। 11th आवर पे एक दूसरे को मनाया भी जा सकता है, लेकिन किस तरह होगा। रियासत ने एक फैसला किया, हुकूमत ने फैसला किया है 27वीं आर्मी तरमीम आएगी, NFC अवार्ड जो है ना उसको रिव्यू किया जाएगा, 18वीं तरमीम जो है ना उसमें तब्दीलियाँ लाई जाएंगी और भी इसके अलावा तब्दीलियाँ आएंगी, उसके लिए वो तैयार नहीं है। अब ये कितनी तेज़ी के साथ ये काम कोई कर सकता है, सियासी जमातें किस तरह दोनों बड़ी मिल के अपने इख्तलाफात को दूर करेंगी। लेकिन एक पीपल्स पार्टी के आदमी की बात है कि वो उनका ये कहना है कि वी कांट टेक अ रिस्क, हमारी बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो अब देखना ये है कि क्या मुश्किलात उनकी बढ़ती हैं, कम होती हैं, और ये जो हम देख रहे हैं कोलेशन चल रही है, इसको कोई खतरा तो नहीं है। ये थोड़े दिनों में इसके बारे में चीज़ें और सामने आएंगी। जी आमना, थैंक यू सो मच इत्तेशाम साहब, आपने खबर और तज्जिया इस पर शेयर किया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट गजा पीस प्लान, और साथ ही साथ अमेरिका में जो इस वक्त नो किंग्स के नाम से प्रोटेस्ट हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। गजा में खून बहाने के बाद नाजरीन इजराइल ने जंगबंदी माहिदे की बहाली का ऐलान किया है, मगर अब अमन हमें अब ख्वाब ही लगता है। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब तक 7 अक्टूबर से लेके 80 टाइम्स वायलेशन हो चुकी है सीज़ फायर की, और अभी जो हालिया वायलेशन की गई है इजराइल की जानिब से उसमें 98 फ़लस्तीनी शहीद और 230 ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास का कहना है कि जंगबंदी ख़तरे में है। हमास ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इजरायली हमले मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का हिस्सा हैं और फ़ौज 1500 किलोमीटर तक दाखिल हो चुकी है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी बरकरार रहने की तस्दीक की है, लेकिन साथ ही साथ उसको मशरूत कर दिया है हमास के रवैये से, और ये कहा जा रहा है कि हमास अगर सीज़ फायर की बार बार खिलाफ वर्जी करेगा तो इजराइल को खुली छूट मिलेगी। इसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका भर में नो किंग्स के नाम से ह्यूज प्रोटेस्ट, जिसने सियासी मंजरनामा हिला दिया है, जहां 2700 मकामात पर तकरीबन 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। तमाम 50 अमरीकी रियासतों में होने वाले मुजाहरों में सदर ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसीज़ पर शदीद गुस्सा देखा गया। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार किया है, जबकि 40% ने इसको अप्रूव किया है। अब जो सारी सिचुएशन हमारे सामने आई है, क्या मामलात बनेंगे आगे जा, इस पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उनको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अब्दुल्ला साहब, आगाज़ में यहाँ से करूँगी कि अभी जो नो किंग्स प्रोटेस्ट है उसमें ऑब्वियसली एक गज़ा को या मशरिक़ वस्ता को लेके पॉलिसी पे भी इनका एक लोगों की रिजर्वेशन पाई जाती है अमरीकी अवाम की। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो 58% अवाम उनको डिसअप्रूव कर रही है उनकी पॉलिसीज़, ऐसी कौन सी पॉलिसी हैं जो अमरीकियों में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन सदर ट्रंप के लिए नाराज़गी पैदा होती चली जा रही है, और ये जो डोमेस्टिक अनरेस्ट है इसको आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं या इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा अमरीकी हुकाम की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक नो किंग्स पॉलिसी है, वो आपने देखा कि सदर ट्रंप साहब ने जो है एक वीडियो जारी की जिसके अंदर वो बादशाह बने में हैं, और उसके बाद जिस तरीके से वो अपने तमाम ओपोनेंट्स के ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये बातें जो हैं ये शायद मशरक़ी सोसाइटी में तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन मगरिब जो है वो इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुका है, और वहाँ डेमोक्रेसी जो है फिर भी एक उसकी मेरे ख्याल में मजबूत जड़ें मौजूद हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अवाम की राय को जो है मुकद्दम जाना जाए, लेकिन जब अवाम की राय को जो है आप बालाए ताक रख के अपनी डिक्टेटरशिप पॉलिसीज जो हैं उनका इतलाक करते हैं, तो जाहिर है अवाम के अंदर अनरेस्ट पैदा होता है। अमेरिकन सोसाइटी जो है उसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आके बसे में हैं, और वो जाहिर है वो अपनी सोच, अपनी फिक्र और हर चीज़ को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। यानी कि यहाँ हर किस्म के रंग, नस्ल और मजहब के लोग जो है वो बसते हैं, मुख्तलिफ जो है उनके तौर तरीके हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो हर को समो लेता है। लेकिन अगर उसके अंदर बाइफर्केशन की जाए, उस सोसाइटी को जो है नकब लगाई जाए, तो जाहिर है वो फिर खड़ी होती है। अभी आपने देखा कुछ अर्सा कबल जब एक शाह फाहम को जिस तरीके से पुलिस ने जद्दोकोब किया और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई, तो तब भी अमरीकी कौम जो थी वो उसका रिएक्शन जो था वो इतना ज़्यादा था कि वो बढ़ते बढ़ते जाके यूरोप में भी जा पहुँचा, और वो तमाम जो सिम्बल्स थे जो उस ब्लैक रेसिस्ट जो ज़बरदस्ती
जो रेसिज्म के साथ मुंसलिक थे, उनको जो है वो पुर्तगाल के अंदर, बरतानिया में, यानी कि दुनिया के हर हर कोने में उनको मशमार करके गिरा के रख दिया गया। ये एक मेरे ख्याल में अच्छी बात है। दूसरी जानिब गजा का आपने बहुत अच्छा बताया। देखें, गजा के हवाले से तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज थी उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट बात का नारा लगाया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है वो लग रहा ये है कि वो मेक इजराइल ग्रेट अगेन, और जो साथ ही साथ ये है कि अमेरिकन फौजी जो है वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने अमेरिका की हिफाजत की कसम खाई थी, इजराइल के लिए नहीं खाई थी। तीसरी जानिब जो है वो आपने देखा कि उनका जिस तरीके से जो इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है, इस टाइम पे $37 ट्रिलियन का मकरूज तरीन दुनिया का मुल्क बन चुका है। प्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर ना होने के बराबर है। 67% इंडस्ट्री जो है इस टाइम पे वो बुनियादी तौर पे जो है वो सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री है, यानी कि घास काट देनी, पिज्जा डिलीवर कर देना, इस किस्म की चीजें ये सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं। इसका प्रोडक्शन लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज इतनी सख्त कर ली कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक शदीद किस्म का दबाव है और काफी हद तक वो बंद होने के ऊपर आ गई है। आईटी का इन्हिसार जो है वो ज्यादातर गैर मुमालिक की तरफ है और अपने मुल्क के अंदर जो है वो जॉबलेसनेस है। अभी ये जो हालिया जो इकोनॉमिक शटडाउन हुआ उसके ऊपर 7 लाख लोग जो थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो जॉबलेसनेस का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो है उनके अंदर बिल्कुल नहीं बन पा रही, और जो रेड नेक अमेरिकन थे जिनकी इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उम्मीदें थी कि वो अमेरिका को एक दफा फिर अरूज के ऊपर लेके जाएंगे, वो भी जो है वो चीजें दम तोड़ती जा रही हैं। तीसरी जानिब उनकी खारजा पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी जो है आप देखिए कि वो या तो जो है एकदम जो है वो यूक्रेन के ऊपर सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, और दूसरी जानिब जो है अलास्का कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो उठा के प्लेट में रख के सदर पुतिन के हवाले कर देते हैं। फिर इसी तरीके से एकदम यू टर्न पॉलिसी इंडिया के ऊपर आई, जो कि जाहिर है इंडिया के एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ लोगों की मौजूद है और जो कि जाहिर है जूइश लॉबी के साथ बड़े वो है क्लोजली उनके साथ अटैचमेंट है। फिर जो अमेरिका के अंदर आपको पता है जूस के जो बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर एक ऑर्थोडॉक्स हैं और एक जो है वो आपको पता है दूसरे वाले हैं। जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वो तो रियासत इस्राइल को जो है वो तस्लीम ही नहीं करते। तो इसलिए मकसद यहाँ ये है कि मल्टीपोलर जो है उनको ये चैलेंजेस का सामना है, और फिर ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर गजा के ऊपर जो है वो लोगों के अंदर इज़्तिराब पाया गया। और यूरोप के अंदर आपको याद है मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि यूरोप के अंदर एक यूरोपियन स्प्रिंग आ रही है, इसी तरह से वो अमेरिकन स्प्रिंग आ रही है, क्योंकि देखा यह गया है कि यूरोप के असरात अमेरिका पे और अमेरिका के असरात यूरोप पे जाते हैं। तो नतीजा ये निकल रहा है कि इस टाइम ये जो हॉस्टेजेस की वापसी के बाद इजराइल की बार बार वायलेशंस, वही तमाशे जिन खदशात का हम बार बार इजहार कर रहे थे, और अमेरिका की बैक होना, ये कितना खतरनाक है। और सीज फायर हमें तो नहीं लग रहा कि लास्ट हो पाएगी। आपके याद होगा मैंने आपको कहा था कि ये नहीं चलेगा काम, क्योंकि ये धोखाधड़ी की बुनियाद के ऊपर है। इसमें कहीं भी फलस्तीन की रियासत का जिसका अल कुद्स शरीफ दारुल खिलाफा होगा उसका जिक्र तक नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये नहीं कहीं कहा गया कि इजराइल अगर जो है वायलेशन करेगा तो तमाम दुनिया के मुमालिक या अमेरिका जो है वो मिलकर इजराइल की फैंटी लगाएंगे या उसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो रोक टाक होगी, किसी किस्म की उसके ऊपर डिप्लोमेटिक, उसके ऊपर जो है मिलिटरीली प्रेशर डेवलप होंगे। ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस वजह से लगता यह है कि तमाम जो दीगर मुमालिक भी थे और जो खास तौर पे अमेरिका था वो वक्ती तौर पर एक आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। लोगों के आंखों में जो है धूल झोंकी जा रही थी कि जनाब हमने वक्ती तौर पे मुआहदा कर लिया। याद होगा आपको उन्होंने हर चीज देखी, पूरी दुनिया जो है बोल न्यूज समेत कोई अंधा नहीं है, सबको नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। इसलिए ये जंग जो है ये खित्ते में फैल रही है और लगता यह है कि इजराइल को भी अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि अभी जो है वो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो नुमाइंदा खसूसी हैं वो कल फिर जो है वो वहाँ इजराइल जा रहे हैं और ये तमाम जो वायलेशंस अभी की गई हैं इसको जो है वो हर सूरत जो है वो इजराइल के साथ खड़े हैं। मकसद ये है कि अमेरिका ने एक अपनी वाज़ेह पोजीशन ले ली है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के मुसलमान मुमालिक जो है क्या वो जागेंगे या नहीं जागेंगे ये वक्त ही बताएगा, वरना मुझे एक बड़ी तबाही जो है वो आगे नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से पहले ये देखा जाए कि जो इसके गारंटर्स हैं
उनके क्या मामला है और उनके अभी तक की क्या पॉलिसीज रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे इस पर तजिया पेश करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी सिचुएशंस बन रही हैं हमारे सामने। खास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें, इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में है और 189 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। पुलिस के इंसदादे स्मोक ऑपरेशन में अब तक 83 मुलजिमान गिरफ्तार और 77 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें फैक्ट्री मालिकान, भट्टा मालिकान और कचरा जलाने वाले शामिल हैं। लेकिन हालात ख़राब हो रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमराज से भी माहौलियाती खिलाफ वर्जियों की निशानदही हो रही है, जबकि एंटी स्मोक गन्स और पानी के छिड़काव से फ़ज़ा में बेहतरी की कोशिशें की जा रही हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक सरहद पार भारतीय शहरों से आने वाली आलूदा हवाएं स्मोक की बड़ी वजह हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और स्मोक के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर तौकीर शाह ये कह रहे हैं कि माहौलियाती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट फंड्स नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी है। ये जो रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, इसको कैसे दूर किया जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि हर साल लाहौर की ऐसी ही सूरत हाल होती है। क्या इन इक़दामात से जो हम टेम्परेरीली करते हैं उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा या हमें लॉन्ग टर्म भी कुछ प्लानिंग करनी होगी? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साजिद बशीर साहब ने। स्पोक्स पर्सन है पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एंटी स्मोक गन्स के। थैंक यू सो मच साजिद बशीर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगी कि अभी चूँकि हम आज ही की खबर में देख रहे थे कि भारत से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त आलूदगी तेज़ी से आ रही है, आलूदा हवाएं बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि प्राइमरी कॉजेज़ क्या हैं जो एक्सट्रीम हम देख रहे हैं? एयर पोल्यूशन लाहौर में बढ़ चुकी है, इसमें कितने % आपका महकमा समझता है कि भारत से आने वाली आलूदा हवाएं हैं और किस हद तक लोकल सोर्सेज इसकी वजह हैं? मैडम, आपको पता है माइग्रेटेड स्मोक तो हर साल इफेक्ट करती है, क्योंकि इंडियन जो पंजाब है वो हमसे पहले मूंजी की फसल काटते हैं और वहाँ स्ट्रबल बर्निंग जो है वो हमसे पहले स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, अक्टूबर के अवाइल के अंदर ईस्टर्न कॉरिडोर ओपन होता है और जिसमें आपको पता है जो विंड डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स अमृतसर, टुवर्ड्स लाहौर होती है। तो उसका तो एक मेजर इम्पैक्ट आता ही आता है, मगर उसके अलावा हमारे लोकल सोर्सेज भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा रोल है। और लास्ट ईयर भी जो स्टडी हुई थी उसमें तकरीबन 70% या 80% जो कंट्रीब्यूशन था वो अब हम लोग देख रहे हैं। और उसी के हिसाब से हमने गाड़ियों के पोल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर फिगर्स आए थे, तो पहली बार पाकिस्तान में हमने ग्रीन स्टिकरिंग जो है LTV कार्स का वो हमने स्टार्ट किया और अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब जो गाड़ियां वो ग्रीन सर्टिफाई कर चुके हैं। अब उनकी भी हम लोगों ने चलानी स्टार्ट कर दी है। और इसी तरह जो HCVs हैं उनका हमने सेफ सिटी के साथ एक MOU साइन करके हम लोग कोई भी गाड़ी जो शहर में एंटर होती है रात को 12 बजे, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। सेफ सिटी के नंबर से हम चेक करते हैं कि आया कि इसका फिक्स हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर नहीं हुआ होता तो कंसर्न जो पोस्ट ऑफिसर होता है उसको अलर्ट चला जाता है और उसका चालान भी ई-फॉर्म के जरिए जो है वो इशू हो जाता है। तो वो हमारी सारी प्रैक्टिस चल रही है। भट्टे आपको पता है हम लोग ऑलमोस्ट 80% जो है वो जिग-जैग पे ऑपरेशनलाइज करा रहे हैं और जो नहीं चलता उसको आपके सामने है। अब हमारा एक चीम एक्शन यही होता है कि हम उसको डिमोलिश कर देते हैं। दूसरा, अब बात करी थी लाहौर के हवाले से, तो देखिए लाहौर के अंदर इस टाइम जो हमें मेजर चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है वो डस्ट का इशू है। स्मोक के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है पोल्यूटेंट्स के अलावा वो डस्ट पार्टिकल है। और लाहौर का 51.7 किलोमीटर जो रोड का एरिया है वो खुदा हुआ है, जिसको वासा, THA, PHA, LDA, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स इन सब ने खोदा हुआ है किसी न किसी वजह से, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सके अक्टूबर से पहले। लेकिन तो सर ये साजिद साहब, ये लाहौर की ये आज की इस साल की सूरत हाल नहीं है। अगर तो ये प्रोजेक्ट्स की वजह से आप समझ रहे हैं कि ऑनगोइंग जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन जारी है उसकी वजह से मामला होते, तो ये हर साल का मामूल है। हर साल हम कुछ ऐसी खबरें सामने रखते हैं कि लाहौर पहले दूसरे नंबर पर आ गया। तो ये उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या की है? मैडम, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। देखिए, स्मोक जो है ना ये वन डे फिनोमिना नहीं है। अगर आप कहें कि ये बिजली के स्विच की तरह आप लाइट ऑन ऑफ करेंगे और स्मोक खत्म हो जाएगी पाकिस्तान से, तो ऐसे नहीं है। ये हमने बहुत टाइम लगा के स्मोक अपने ऊपर खुद मुसल्लत की है और ये ग्रेजुअली हम इसको अब टैकल करेंगे। ये इस तरह नहीं है कि 1-2 साल या 3 साल के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। हाँ, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स में डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार QRC फोर्स बनी है जो स्ट्रबल बर्निंग के लिए हम लोगों ने बनाई है। आज से पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में। फिर हमने EPF फोर्स बनाई है जो फील्ड के अंदर हर टाइम जो है वो मौजूद होती हैं।
फिर एशिया का और मेरे ख्याल में दुनिया का ये पहला प्रोजेक्ट है कि इतनी बड़ी स्मोक गन्स जो हैं, इतनी बड़ी वाटर कैपेसिटी के साथ जो है वो सिटी लाहौर के अंदर जो वो कर रहे हैं, और हमने टेक्निकली इसका एनालिसिस करके प्रूफ भी किया कि इससे 50 से 70% जो है वो हम पोल्यूटेंट्स को सेटल करने में कामयाब हो रहे हैं। काना का भी हमने वो सीएम पंजाब ने खुद उसका इनिशिएटिव जो है वो शेयर किया, और हमने टेक्निकल एनालिसिस लैब की टीम के साथ मिलके बिफोर एंड आफ्टर जो स्प्रिंकलिंग का ऑपरेशन है उसके जरिए हमने किया। क्योंकि मैडम जो पोल्यूटेंट्स हैं वो अक्टूबर से लेके नवंबर तक का जो एंड पीरियड होता है वो फिजा में 50 मीटर से 100 मीटर तक स्टेगनेंट होते हैं, और हमारी जो एंटी स्मोक गन की थ्रो है ये 100 से 120 मीटर है। तो ये एक किस्म का आर्टिफिशियल रेन से भी ज्यादा इफेक्टिव काम कर रही है, और जितने पोल्यूटेंट्स होती है ये उनको सेटल डाउन कर रही है। दूसरा मैडम आपने बात की कि कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा साल लाहौर में रहती है, वो आपकी बात ठीक है, मगर उसके मैडम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं। ठीक है, आपने बताया कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, खास तौर पे जो अभी आप बता रहे थे कि जो स्मोक गन ऑपरेशंस है वो किस हद तक इफेक्टिव साबित हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो मजीद पाइपलाइन में ऐसे क्या प्लानिंग है इस सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए, और उसके साथ साथ जो आज हम देख रहे हैं कि AFP की रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने जो शिकवा किया है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी इसमें बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, जो हमें फंड्स नहीं मिल पा रहे होते इंटरनेशनल फंड्स। सो इस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए आपका महकमा विद द कोऑपरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट क्या ऐसे कंक्रीट किस्म के स्टेप्स लेने जा रहा है कि वो फेडरल से बात करे कि इस ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम करना है ब्यूरोक्रेसी को लेकर? अच्छा मैडम, आपके नॉलेज में होगा हम ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के साथ जो है ना $273 मिलियन का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, और उसी के तहत देखें ना, पहले तो लाहौर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिर्फ 3 थे, अब हमारे पास लाहौर के अंदर 16 हैं, और पूरे पंजाब में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पूरे पंजाब में टोटल मिला के 41 है हमारे पास। फिर हमारे पास फील्ड के अंदर फ्लीट नहीं था, हमारे पास प्रॉपर व्हीकल्स नहीं थी, हमारे पास प्रॉपर फोर्स नहीं थी। लास्ट ईयर हमने 350 प्लस जो है फोर्स के लोग हायर किए हैं, उनके लिए ई-बाइक्स, फील्ड के लिए गाड़ियां। अभी रिसोर्सेज सफिशिएंट है, यानी अभी आप समझते हैं फंड्स की कमी का मसला नहीं है पंजाब गवर्नमेंट को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच साजिद बशीर साहब हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे उस खबर का जो खबर कम और फिल्मी कहानी ज्यादा लग रही है। ये खबर है पेरिस के मशहूर ज़माना लोअर म्यूजियम की, जहां सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई दे रहा था, मगर चंद मिनट में ये म्यूजियम क्राइम सीन में बदल गया। सुबह 9:30 पर नकाबपोश डाकू क्रेन के जरिए अपोलो गैलरी में दाखिल हुए, जहां सदियों पुराने शाही जेवरात रखे गए थे। सिर्फ 7 मिनट्स में चोरों ने 8 नायाब जेवरात चोरी कर लिए। नेपोलियन का तोहफा, एम्प्रेस यूजेनी का ताज और फ्रांस की आखिरी मलका का कीमती हीरो का हार। जबकि एक ताज फरार के दौरान ज़मीन पर गिरकर टूट गया और चोर आसानी के साथ फरार हो गए। दिलचस्प बात यह है कि ये वारदात उस वक्त की गई जब म्यूजियम खुला था और सयाहों की आमद शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने 60 सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक ये चोरी ना सिर्फ माली नुकसान है बल्कि कौमी जिल्लत भी है। नाजरीन, ये 1998 के बाद लोअर म्यूजियम में होने वाली पहली बड़ी चोरी है। मगर सिर्फ यही नहीं, पिछले महीने भी पेरिस के दीगर म्यूजियम से कीमती अशिया चुरा ली गई। फ्रांसीसी अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है और सवाल गूंज रहा है कि फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क सिक्योरिटी का ये हाल क्यों हो गया है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।